पुरुष ने जिंदगी में अभी तक जो किया है, क्या क्या किया? करना शुरू किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो बंदा क्या फील करता है, कैसा होता है? यू बिकम अ फाइटर। अरुज को कितनी दफ़ा इश्क हुआ है? हर रोज आप किसी चीज से आपको, ये जो लोग कहते हैं इसका करेक्टर स्ट्रांग है, इसका करेक्टर बैड है, इसका करेक्टर सही है, ये करेक्टर है क्या? अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ नियामत का किरदार क्या है? ये इश्क के जो हमारा इश्क है ये बड़ा मजे का सवाल है। ये आपने अभी तक सस्टेन कैसे रखा, लाइक आपके हिसाब से? सॉरी यार। उस झुकने के ऊपर हम अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, अपनी ऑडियंस को? वो कहते हैं ना कि इफ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू फॉल फॉर एवरीथिंग। जहाँ मोहब्बत होता है वहाँ झुकना होता है, जहाँ मोहब्बत नहीं होता वहाँ लोग नहीं झुकते। जो मोहब्बत कर लेते हैं ना वो तो गुलाम है। वेलकम टू तलाशी कैरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका तबीयत भी ख़राब थी लेकिन फिर भी आप आए, आपने टाइम निकाल दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नियामत। थैंक यू सो मच। रोज ने ज़िंदगी में अभी तक जो किया है, क्या क्या किया? मुझे तो लगता है कि अभी करना शुरू किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो जिस कैपेसिटी में भी अल्लाह ताला ने तौफीक दिए कोशिश करते रहे। मैं अपनी जब लाइफ की जर्नी देखती हूँ ना तो नियामत इट हैज़ बीन अ स्ट्रगल थ्रू आउट। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16। तो मैं अपने आप को ये कहती थी कि मैं मैट्रिक पास हूँ। मेरे तो बाद में मजाक भी उड़ता था। तो उसके बाद सारी मेरी एजुकेशन शादी के बाद है, सारी डिग्रीज एवरीथिंग। तो थ्रू आउट आइदर आई वाज स्टडिंग और आई वाज टीचिंग। तो अब अगर आप ये कहें कि क्या अचीव किया या क्या है, तो हमें लग अभी तक तो देख ही रहे हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर करना है, क्या क्या करना है। अच्छा, तो अगेन मैं कहूँगा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। हर आने वाला दिन आपके लिए एक नई चीज़ लेके आता है। अब हम एक कोविड पेंडेमिक से गुजरे, आप देखें कि पूरी दुनिया शट डाउन हो गई। वहाँ पे आपको सीखने के लिए नई चीज़ें मिली। मैं सुनती थी कि लोग डिप्रेशन में, लोगों के काम नहीं रहे, जॉब्स बंद हो गई हैं। लेकिन मेरे पे अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी रही है कि मैं कोविड में मतलब 3 गुना और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई। वेबिनार्स हो रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी एंजाइटीज़ को जो है वो बांट रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि लाइफ हर लम्हा आपके लिए ना कोई चैलेंज जब थ्रो करती है तो आप रीडिस्कवर कर रहे होते हैं। मुझे क्योंकि मैं बेसिकली आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आई एम अ शाय पर्सन। मेरे लिए अपनी ज़ात के उस एक लिमिट को से ऊपर उभरना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना या लोगों के लिए सपोर्ट बनना, इट वाज अ टोटली न्यू थिंग। पढ़ा तो मैं पहले भी रही थी, लेकिन उस कैपेसिटी में कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, नौजवानों की मेंटरिंग कर रहे हैं, जो ख़वातीन हैं उनकी कर रहे हैं, कोई उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा कनेक्टिविटी का टाइम मिला। तो मैं मजाक भी उड़ाती हूँ और अपनी बेटी से बात भी करती थी। मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं अब सीख रही हूँ। यू नो कोविड वॉज अ लर्निंग कर्व, तो ज़िंदगी सारी मेरा ख्याल है लर्निंग में। अभी ये पेंडेमिक चल रहा है, लाइक ये भी एक इम्तिहान है। जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो बंदा क्या फील करता है, कैसा होता है? दैट्स एन एटीट्यूड। आप किस तरीके से उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। अब देखिए जो अम्बिया औलिया पैगंबर हैं उनकी ज़िंदगियाँ आसान नहीं थी, तो हम इंसानों की कैसे आसान हो सकती हैं? बट वेन एवर अ चैलेंज कम्स यू हैव एन एटीट्यूड, आइदर यू कैन वॉलो और आप गम में और डिप्रेशन में जाएं, ना अदर थिंग इज़ दैट यू फाइट बैक, यू बी रेजिलिएंट एंड अप विद इट। मुझे इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं नाकाम होगी, लेकिन मुझे इससे बड़ा फ़र्क पड़ा कि क्या मैंने कोशिश की थी कि नहीं। तो मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप कोशिश ज़रूर करें। और अभी पेंडेमिक में भी आप ये देखें कि अपनी इस्तात में जिन लोगों की हेल्प कर सकते थे, जिन लोगों को एजुकेट कर सकते थे, जिन लोगों को अवेयरनेस दे सकते थे, जिन लोगों से बात कर सकते थे, मॉनेटरी हेल्प दे सकते थे, कहीं लोगों को कनेक्ट करवा के मदद कर सकते थे, तो उस कैपेसिटी में किए। हमसे तो इसी चीज़ की जवाबदेही भी होनी है एंड में कि आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी चैलेंज जब आता है तो यू हैव अ ग्रोथ माइंड सेट, यू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड देन यू बिकम अ फाइटर, यू बिकम अ वॉरियर। मुझे तो लगता है मैं तो पैदाइशी वो जो जंगी बंदा वो जरासीम लेके पैदा हुई। उसमें अपने एक और चीज़ यूज़ किया, एटीट्यूड। एटीट्यूड में जब आप उसकी बात हम सुनते हैं या उस यो लफ्ज़ हम सुनते हैं, इसके साथ एक और चीज़ आती है, करेक्टर। ये जो लोग कहते हैं इसका करेक्टर स्ट्रांग है, इसका करेक्टर बैड है, इसका करेक्टर सही है, ये करेक्टर है क्या? मैं तो उसको बड़ी सिंपल ज़बान में सबके लिए एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, राइजिंग अप टू द ओकेजन इज़ वन थिंग, इसके बड़े डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट आई विल स्टिक टू द सिंपलेस्ट वन। आपको कोई काम मिला है और आप वो
उसको अपने बेहतरीन कैपेसिटी में कर रहे हैं और वो टाइम में डिलीवर करके दे रहे हैं। आई लाइक किरदार क्या है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी डेली चोर्स हैं, उनको आप कितने बेहतर अंदाज में कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को कैसे निभा रहे हैं, टास्क को टाइम पे पूरा कर रहे हैं, ऑनेस्ट हैं कि नहीं हैं, आपको दूसरों का एहसास है। अब ये सारी पॉकेट्स एलिमेंट्स जब मिलते हैं, ये एक चीज़ पे आके ख़त्म हो जाते हैं कि आप जिम्मेदार कितने। अब मुझे इसमें ना मेरे मेंटोर थे काजी राहत जावेद साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी फॉर 28 ईयर्स। हमारी पहली मीटिंग भी तो काजी साहब ने बुला के कहा कि सबको स्टाफ बैठा हुआ था, तो ज़ाहिर है जो हेड्स होते हैं वो तो अपने टीचर्स को और उनको ट्रेन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना, जब भी कोई काम तुम्हारी तरफ आए ना, तो तुम्हें पता है ना हज करने के लिए जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? तो मैंने कहा जी क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा लब्बैक। लब्बैक। तो आप ये गवाही देते हैं और आप वो काम जब वो करना शुरू कर देते हैं। एंड आई स्टार्टेड विद दैट नियामत। आई जॉइंड द स्कूल एज अ टीचर। 3 महीने बाद मैं कोऑर्डिनेटर बन गई, उसके 3 महीने बाद मैं सेक्शन हेड बन गई, उसके बाद मुझे उन्होंने टीचर्स ट्रेनर बना दिया, क्योंकि काजी साहब जब कोई काम देते थे तो मैं कह देती थी लब्बैक। लब्बैक कहते यू नो, बट दैट शोज़ कि अल्लाह ताला का निज़ाम नहीं है ऐसा कि वो जो शजरतुन तैयबा का कॉन्सेप्ट है कुरान में, वो इतना खूबसूरत है। आप एक दरख्त को देखें तो उसकी जड़ें कितनी मजबूत होती हैं। अब एक इंसान का किरदार बिल्ड नहीं हो सकता जब तक आप जिम्मेदारी ना लें। अब आपने देखे हमारे नौजवानों का एटीट्यूड क्या है, व्हाई शुड आई डू इट, मैं क्यों करूं, नौकरी है तो ये उसका काम है, मैं क्यों करूं। अब हमारा एटीट्यूड क्या था कि कोई नहीं भी कर रहा तो हम कहते थे हमें दे दें सर, सो वी यूज्ड टू ना, हम कर लेंगे। उस एटीट्यूड से हुआ ये कि जब तक आप कोई काम करते नहीं हैं, आपको ना अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है, ना अपनी वीकनेसेस का पता चलता है। और फॉर एग्जांपल इफ़ यू एंड अप डूइंग समथिंग, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा मैंने ये कर लिया, यू नो यू हैव अचीव्ड दैट मार्क, एंड देन द ग्रोथ कम्स। अब मैं जब बैठ के मतलब सोचती थी कि मुझे तो कोई भी काम नहीं आता था, I mean, like I was not a trainer, I was not a writer, I ended up doing all those things. How? I ended up doing all those things कि छोटी छोटी पॉकेट्स में मुझे उन्होंने कभी कहा ये ट्रेनिंग कर दो, मैंने कहा अच्छा लब्बैक हो गया। उन्होंने कहा अच्छा जी ये आर्टिकल लिख दो, मैंने लब्बैक वो लिख दिया। उन्होंने कहा अच्छा जी इवेंट करा दो, लब्बैक हो गया, वो कर लिया। एंड सो मैनी थिंग्स, वो छोटी 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 जो ईंटें आप रखते रहे, उस पर फिर एक स्ट्रक्चर, एक इमारत, एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो उसको किरदार कहते हैं। अब मैं इस ज़िंदगी के जो आपके रोज़मर्रा के लोगों के साथ मामलात हैं, उसके अलावा किरदार क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ नियामत का किरदार क्या है, तो लोग बताएंगे नियामत सच्चा है, नियामत टाइम का पक्का है, नियामत जो कहता है वो डिलीवर करता है। ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चली? जब आप मामलात कर रहे थे उनके साथ। ये इश्क जो हमारा इश्क है, तलाशी इश्क, ये प्यार इश्क और मोहब्बत में जो अभी हमने 2 लफ्ज़ यूज़ किया, एटीट्यूड और किरदार, ठीक है, हमारे इन दोनों का क्या ताल्लुक़ है और क्या किरदार है इसके अंदर क्या किरदार है? मुझे तो लगता है कि जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपस में बड़ी खूबसूरती से इंटरट्वाइंड है। वो जैसे जंजीर के कुंडे होते हैं ना आपस में। तो अब आप अगर इश्क को समझे तो मुझे तो लगता है इश्क एहसास के सिवा है ही कुछ नहीं। अब एहसास की अगर डेफिनेशन में जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई है। आपको आप अगर एक सेंसिटिव पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कहीं पत्थर भी पड़ा होगा तो आप हटा देंगे सोच के कि किसी को इससे चोट ना लग जाए, तकलीफ ना हो। तो और जो इश्क है वो दैट इज़ सेल्फलेसली डूइंग समथिंग दैट यू फॉरगेट अबाउट। आपको नहीं परवाह लोग आपको क्या समझ रहे हैं, मगर आपको पैशन है ना कि यार किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यू हैव डोनेटेड योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ अदर पीपल। तो आप वहाँ से जाएंगे और आप उठाएंगे, लोग मजाक भी उड़ा रहे होंगे, आप करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इतनी खूबसूरती से ज़िंदगी की चीज़ों को कर रहे होते हैं कि आपको उस बात से प्यार हो जाता है। क्या मैं लाइक कुछ लोगों को मैंने देखा, जब मैं हज करने के लिए गई तो वज़ू तो सारे ही कर रहे होते हैं, मगर वो इतने कॉन्शियस थे कि पानी ज़ाया नहीं करना। कुछ लोगों को मैंने देखा कि सर्विस में वो जा रहे हैं, वहाँ जाके साबुन भी छोड़ आएंगे, वहाँ पर टिश्यू भी छोड़ आएंगे, वहाँ पे वाइप्स भी छोड़ आएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा बैग में खाने की चीज़ें रखी हुई हैं, कोई बच्चा जा रहा है उसको दे रहे, नोबडी आस्क्ड देम, बट दोज वर द थिंग्स दैट यू फेल इन लव विद, दैट यू रियली वांट टू डू दैट, कि अच्छा आप किसी की ज़िंदगी में कोई एक अच्छा जेस्चर लाएं। अब एक छोटी सी बात है, आई डोंट वांट टू नेम, एक फ़कीर आया तो वो गुब्बारे बेच रहा था, तो एक बच्ची थी, उस बच्ची ने जब उसको देखा तो उसने कहा कि ही नीड्स मनी, व्हाट शुड आई डू। तो जो माँ थी उसने कहा कि देन यू शुड हेल्प हिम, हाउ वुड यू हेल्प हिम? शी सेड आई डोंट वांट टू गिव हिम मनी, ही विल फील बैड अबाउट हिमसेल्फ। कि उसने कहा कि ये मतलब काम कर रहा है, ये वो मांगने वाला तो नहीं है, उसकी इस्तिताअत इतनी नहीं है।
तो then that child gave 1,000 rupees to that balloon wala and purchased all the balloons. So I mean like I fell in love with that. मैंने कहा यार just imagine बच्चों को अल्लाह ताला ने कितना प्योर बनाया, वो जो इश्क बच्चों के अंदर जो मोहब्बत है वो चीज़ होती है ना, तो that is actually that. अरुज को कितनी दफ़ा इश्क हुआ है? मुझे तो लगता है कि हर रोज़ ही मेरे काम से इश्क हो रहा होता है। हर रोज़ ही जब मैं ऐसी खूबसूरतियाँ अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, ह्यूमन बींग्स आर ब्यूटिफुल, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुल, ह्यूमन इमोशंस आर ब्यूटिफुल। हर रोज़ आप किसी चीज़ से आपको मतलब आप इश्क में मुब्तला होते हैं। मुझे तो लगता है कि मुझे अपने काम से जुनून की हद तक इश्क है। ठीक है, किसी नए लॉस्ट टू इट किसी नए इंसान के साथ, आपके हिसाब से किसी नए इंसान के साथ रिश्ते कैसे बनाए जा सकते हैं? हमें लाइक ऑनेस्टी हो और आप प्रेजेंट वेल करें। अब हमारा तो खैर देखिए ना, दीन हमारा इस्लाम मज़हब ही ऐसा है कि वो कहता है कि हर किसी के साथ आप हुस्न अखलाक से पेश आएँ। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि आप हलीम तबा हैं, आप सच्चे हैं, तो आप जो बात भी करेंगे वो अगले तक जाएगी। आप एहसास करेंगे, एहसास जैसे मैं कहती हूँ ना कि वो रूह है हर चीज़ की, तो किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई ऐसा जुमला आप ना बोलें, आप ध्यान रख के बात करें। मैं वो कहती हूँ ना कि वी अग्री टू डिसअग्री फर्स्ट। आप अपना जो नुक्ता नज़र है वो बड़ी उसको क्या कहते हैं खूबसूरती से अगले तक पहुंचा सकते हैं, तो वो एहसास रखना, तो वो रिलेशनशिप को आपके ग्लूड रखता है। किसी के साथ भी रिलेशनशिप को मार्जिन दें, एहसास करें, और फिर उसके बाद ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त भी करना सीखें। अब अगर मैं एक ट्रेनर हूँ तो आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, इफ़ आई एम अ मदर आई माइट नॉट बी अ परफेक्ट मदर। सो अगर जो आपके लोग करीब हैं या कोई अगर आपको एतराज़ करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, सी दैट क्रिटिसिज्म यू नो, उसको एक जगह पे रख के देखें कि हाँ इसमें मेरे लिए सीखने की क्या बात है। हमारे यहाँ अक्सर ये लोग होता है कि रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स बर्बाद हो जाते हैं। लोग इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर लोगों ने अपने बहन भाइयों से सबसे लड़ना शुरू किया हुआ होता है, वो सारे सुकून में होते हैं, इधर लोग बेचारे जो है ना वो रिलेशनशिप ख़राब करके बैठ जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन बारीकियों को समझें। आपने यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया, बर्दाश्त। तो जो भी रिश्ते हैं, जैसे आपने एक यहाँ पे पहले यूज़ किया लफ्ज़ किया, मेरे 16 ईयर जब मैं थी तो मेरी शादी होगी, तो उस टाइम में कोई प्रॉब्लम आई थी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में, इन चीज़ों में? ये बड़ा मज़े का सवाल है। मैं इस सवाल का ना 2 तरीके से जवाब दूंगी। वो कहते हैं ना अनअवेयरनेस इज़ अ ब्लेसिंग इन मैनी वेज। तो मुझे तो समझ ही नहीं आती थी, मुझे तो कोई कुछ कह भी जाता था तो मेरे तो ऊपर से ही गुजर जाती थी, मैं हंसती रहती थी। तो मुझे याद आया कि एक किसी तरह गैदरिंग थी, उसमें ना बड़ी बुजुर्ग खवातीन फैमिली की बैठी हुई थी। तो सबसे पूछ रहे थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। तो मेरे पे भी बात आई, तो मैंने कहा ना मैं राइटर बनना चाहती हूँ। तो एक बड़े मज़े की पंजाबी में मुझे आवाज़ सुनाई दी, और पहले FA तक कर ला। And I was like, oh yeah। अच्छा, बाद में मैं रोई भी बड़ा न्यामत, मुझे बड़ा बुरा लगा कि मतलब ये मुझे इन्होंने कहा है, मगर आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। मैंने कहा क्या तो ठीक नहीं है, अगर मुझे राइटर बनना है तो मुझे पहले पढ़ाई अपनी पूरी करनी है, फिर वहाँ तक पहुँचना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो साथ साथ यू नो इवॉल्व कर रही होती है, बंदा सीख रहा होता है। आपने सवाल क्या पूछा? मैंने सवाल ये कि रिश्तों में बर्दाश्त की कितने अहमियत है। अब बर्दाश्त, ये मैं बता रही हूँ ना कि उस टाइम से मेरी बर्दाश्त की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी कि हाँ यार यू हैव टू। और बुरा आपको इसलिए नहीं लगता, बर्दाश्त आप तब कर जाते हैं जब आपको ये पता चलता है अगला बंदा हक पे बात कर रहा है। और एट टाइम्स हमें ये नहीं सिखाया जाता। आप देखिए हमारी किसी स्कूल में ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो रही होती कि हम टॉलरेंस को प्रमोट करें या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अगले बंदे को बताएं कि जी वो आपसे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी रख सकता है। बर्दाश्त आप तब ब्लैक करेंगे ना। वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे उसमें आई वॉज ग्रोन अप इन अ फैमिली बट दिस चैलेंज वॉज नॉट देयर। तो सुन लेते थे, सारी शोर शराबा भी हो जो भी हो, एक दूसरे की बात सुन लेते थे। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो मुझे लगता है कि बर्दाश्त या पेशेंस आपके अंदर आता है जब आप अगले बंदे की बात गौर से सुने। अनफॉर्चुनेटली इतनी नफ्सा नफ्सी है कि हम तो लिसनिंग ही नहीं करते, हम तो हेयरिंग कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप किसी की बात सुनेंगे, समझेंगे, अगर आप जवाब देने के लिए सुनेंगे तो फिर तो आप इंसाफ नहीं कर सकते ना। तो अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूजन आता है जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप आ गया और आपने अगले की बात ही नहीं सुनी। उसमें भी तशनगी रहेगी कि मैं क्या कहना चाहता था और अगला क्या कह रहा है, और आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे बिकॉज यू आर इन
यू नो आंसरिंग मोड, यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग मोड में ही नहीं गए आप। Exactly. तो ये मुझे लगता है कि बड़ा चैलेंज। अभी माशाल्लाह आपकी काफ़ी अरसा हो गया शादी को, काफ़ी बच्चे भी हैं, उनके साथ भी अच्छा खासा फैमिली है, ये आपने अभी तक सस्टेन कैसे रखा, लाइक आपके हिसाब से? मुझे लगता है नेमत के इसमें अल्लाह ताला की भी इंसान के ऊपर बड़ी करम नवाजी होती है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ इन दिस। माय डॉटर इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो ये भी रेयर होता है। माय मदर वाज माय बेस्ट फ्रेंड, तो कुछ चीज़ें आप सीखते हो। दूसरा ये है कि मुझे हमेशा लगता था कि चाहे अगर मैं काम कर रही हूँ या मैं सोशल वर्क कर रही हूँ या मैं राइटिंग कर रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, माई होम इज़ माई प्रायोरिटी, माई किड्स आर माई प्रायोरिटी। एक टाइम ऐसा था कि मेरी बेटी जब मास्टर्स कर रही थी तो I had to leave my job for 2.5 years. I never regretted it because that was the time my kids they needed me most. तो वो आप जब वो बैलेंस करना सीख लेते हैं कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है उस वक्त लाइफ में, ठीक है, तो वो सैक्रिफाइस भी मांगते हैं, रिलेशनशिप नर्चरिंग भी मांगते हैं, रिलेशनशिप पेशेंस भी मांगते हैं, रिलेशनशिप मोहब्बत भी मांगते हैं, रिलेशनशिप गाइडेंस भी मांगते हैं, मेंटोरिंग भी मांगते हैं, झुकना भी मांगते हैं। अब बहुत जगह पे मेरे से गलती हो जाती है तो मैं तो बच्चों को मजे से क्या भी देती हूँ, मैं कहती हूँ तुम्हारी माँ बुढ़ी हो गई है, सॉरी यार। तो हमें लाइक दैट्स सो दैट ये हम कोई परफेक्ट तो नहीं है ना, तो रिलेशनशिप में आपसे कोई गलती हो जाए तो आप कह दें, मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग्स। और फिर ये कि मुझे नहीं इससे होता कि भाई मैं पहल कर रही हूँ सॉरी करने में, या यू नो मुझे अच्छा लगता है याद करना या गैदरिंग्स करना या मिल के रहना या तोहफे तोहफ़ देना, तो हम लाइक ऑल दीज थिंग्स इज एलिमेंट सेलिब्रेट करें आप किसी भी छोटी चीज़ को। कोई बड़ा इवेंट होना तो ज़रूरी नहीं है, बारिश हो रही है तो वो भी सेलिब्रेट करने की चीज़ है। अल्लाह ताला हर नया दिन देता है आपको, आप जिंदा हैं, और स्पेशली कोविड के बाद तो मुझे लगता है कि यार ये तो बड़ी नेमत की बात है, यू नो आई मीन लाइक यू शुड टेक ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड अल्लाह के, यार आज हम जिंदा हैं। इसमें आपने 2-3 चीज़ें यूज़ किया, रिश्ते मोहब्बत मांगती, टाइम मांगते, सारी चीज़ें। इसमें एक लफ्ज़ आपने यूज़ किया झुकना भी मांगता है, जो काफ़ी मुश्किल होता है, तो उस झुकने के ऊपर हम अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, अपने ऑडियंस को? असल में पता है नियामत, बात ये कि मैं ये वो जो बात करती हूँ ना कि एहसास इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, वो इश्क हो नहीं सकता एहसास के बगैर। जब इंसान को अपनी जगह पता चल जाती है ना, अरूज साकिब की क्या वैल्यू है, अरूज साकिब कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ताला आज मेरे से मेरी ज़बान ले ले, मैं बोल ना सकूं, मैं मेरे से मेरी सोच समझ ले ले, मैं लिख ना सकूं, या ये जो जिस्म उसकी नेमत है मैं चल फिर ना सकूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। तो जितना आप ह्यूमिलिटी की तरफ जाते हैं ना, वो आपको ग्राउंडिंग में रखती है, आपको एंकर करके रखती है, फिर आपके लिए झुकना मसला नहीं होता। आपको ये एहसास होता है कि आप वैल्यू कर लेते हैं, अच्छा अगर मैं यहाँ पे झुक जाऊँगी तो इससे कितनी खैर फैल सकती है। जो खैर फैलाने वाला इंसान होगा ना, वो कभी अपनी अना या अपना ईगो को लेके नहीं बैठ सकता। दूसरी बात यह कि जितनी जिम्मेदारी अल्लाह ताला आप पे डालता जाता है, उतना आपका कड़ा इम्तिहान भी होता है। जो वो कहते हैं ना, दोज हु वेयर अ क्राउन दे पे द प्राइस, तो वो प्राइस इस तरह से, क्योंकि फिर मुझे ये फील होता है कि यार मेरे ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी है सबको जोड़ के रखने की, मेरे ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी है कि मैंने वो ग्लू बनना है जो ख़ानदान को जोड़ के रखेगा या बच्चों को जोड़ के रखेगा, या जॉब में। अब आप सोचें मैंने कौन से ज़माने में, मतलब 10-10, 15-15 साल हो गए इदारे छोड़े हुए, अभी भी वो बच्चियाँ टीचर्स फ़ोन करती हैं, कॉल करती हैं, इतनी रिस्पेक्ट करती हैं। तो मैं हैरान भी होती हूँ, मैं खुश भी होती हूँ, मैं मौला के आगे झुकती भी हूँ। मैं कहती हूँ मौला मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर तुमने इतना नवाजा हुआ है। तो वो ह्यूमिलिटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, वो आपको उस तमा में नहीं आने देती, उस गरूर में नहीं आने देती, बिकॉज आपको अपनी औकात पता है कि मौला के बगैर नहीं चल सकते आप कहीं। तो मतलब जिसको अपनी औकात पता है उसको झुकना आता है, उसको झुकना आता है। जिसको अपनी औकात नहीं पता वो नहीं, उनका भी बाज़ औक़ात ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं कि भाई यू आर वेरी राइट। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू फॉल फॉर एवरीथिंग, वो भी बड़ा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आप किसी नैरेटिव को, किसी आप ही समझ लें कि जैसे अब कोई एक सोशल इशू है, या जैसे अभी पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। इज्तमाई सोच की, इज्तमाई कलेक्टिवनेस की, फोर्स की ज़रूरत है। सो ये आप सिचुएशन टू सिचुएशन भी ये डेवलप करेगा। लेकिन रिलेशनशिप में जेनेरिकली जब हम बात करें जनरली, तो उससे मुझे लगता है कि आजिज़ी बड़ी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। जहाँ मोहब्बत होता है वहाँ झुकना होता है, जहाँ मोहब्बत
नहीं होता वहाँ लोग नहीं झुकते मेरे हिसाब से। आप क्या कहना चाहते हैं? मोहब्बत तो ले घोड़ों पे आती है बंदे को, वो जो मोहब्बत कर लेता है ना वो तो गुलाम है। अब मैं कहती हूँ ना मुझे अपने काम से इश्क है, तो 72 घंटे आप किसी को जगा नहीं सकते। आप जागेंगे तो मेरी बेटी कहती है माँ मैं हैरान होती हूँ, आप मतलब सो भी नहीं रही हैं, उधर आप काली चाय पी रही हैं और आप काम पे लगी हुई हैं, लेकिन देन यू आर टोटली इन्वॉल्व इनटू, यू आर लॉस्ट टू योर वर्क, कि जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे, तो फिर गुलाम ही हुए ना आप। तो फिर मान लें कि गुलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल के काफ़ी अमेजिंग जवाब दे दिया, आपने बातों बातों में अपना इश्क भी बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। अरूज आप तैयार हैं? बस जी तैयार हो ही गई हूँ कुछ। लेट्स सी। अच्छा, 3 टिप्स जिसकी वजह से कभी प्यार कम ना हो। एहसास करें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट हो। 3 क्वालिटी जो हर मर्द में होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और आई थिंक बस ये 2 होने चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो। फाइनेंशियली 3 क्वालिटी जो हर औरत में होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि कंपैशनेट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और औरतों में नर्चरिंग क्वालिटी वैसे ही होती है। ओके। 3 अल्फाज जो आपके पहचान है। पैशन पैशन पैशन। पैशन पैशन पैशन। आई एम पैशनेट अबाउट व्हाटएवर आई डू। ओके। वो एक चीज़ जिसकी वजह से रिश्तों में एहसास ज़्यादा हो जाता है और बैलेंस रहती है। जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो फिर जो एहसास करेंगे तो जिम्मेदारी निभाएंगे ना। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो एक चीज़ जिसकी वजह से रिश्ते बैलेंस नहीं रहती। जब आप झूठ बोलते हैं और कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है। मैंने 2 चीज़ों के नाम बताने या 2 लोगों के नाम बताने अपने स्विच पे, ये या ये सेलेक्ट करने। ठीक है। मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी? मटन बिरयानी। कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ? बोथ। अच्छा, व्हाट इज़ बेटर, सर्टिफिकेट्स या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। पहाड़ी इलाका या दरिया के बीच? Oh my God, it is so difficult, both of them. नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? Both are okay. ओके। इसमें मैंने कुछ सवाल लिखे हैं जो मैं श्योर नहीं हूँ, जैसा आपने येस और नो बताने कि ये सच है या झूठ है। मैंने अपने किसी रिसर्च की बेस पे या जिस चीज़ की बेस पे लिखे। आप मॉडल बनना चाहती थी? Not at all. I always wanted to be a teacher. ठीक है। आपको हर किसी के काम में टांग लड़ाने का काफ़ी शौक है? ये गलत बात है। हाँ, कोई सोशल इशू होगा तो उससे मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी, और वो मैं हमेशा उठाती रही हूँ। ज़िंदगी में किसी को छोड़ा है जो अभी तक आपका अफसोस हो? अफसोस कभी भी नहीं, नो रिग्रेट्स। नो रिग्रेट्स। मैंने एक लफ्ज़ बोलना है, एक वर्ड्स बोलने, और आपके माइंड में जो भी चीज़ आ जाए 1 सेकंड में आपने मुझे बताना है। ठीक है। दोस्ती? गुड। बहू? नाइस। जिंदगी? प्यारी। सास? अच्छी। जवानी? खूबसूरत। एहसास? एहसास इज एवरीथिंग लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दे दिया, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आएंगे। उम्मीद करते हैं कि लोग आपको इस इंटरव्यू के पसंद करेंगे। अगर कोई सवाल है आप लोगों की मुझसे या उरूज से, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। आप लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उरूज अपनी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं ज़िंदगी के ऊपर, इश्क के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, तो प्लीज़। मैं तो यही कहूँगी कि जो काम करें वो आप पैशन से करें, और जो मेरी अपनी ज़िंदगी का मोटो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यही एक जुनूँ, यही एक ख्वाब मेरा है, यही एक जुनूँ, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तो हम सब ने अपनी ज़िंदगी के चिराग, कोई जो शम्मा हम जलाना चाहते हैं वो खुद जलानी है। कोई भी नहीं आएगा टू टेल यू दैट व्हाट यू शुड डू इन लाइफ, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। तो वो हम सब ने खुद डिसाइड करना है। वो बहुत एक छोटी कैपेसिटी में एक पौधा लगाने से शुरू करके तो एक बिज़नेस एम्पायर खड़े करने तक हो सकता है, जहाँ पे आप सोसाइटी में वो रिपल इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो वो आपने खुद सोचना है, अपने हिस्से की शम्मा आपने खुद जलानी है, तो उसको ज़रूर जलाएं। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि नियामत जो ये काम कर रहे हैं तलाश इश्क का, ये एक बड़ा खूबसूरत काम है। मैं समझती हूँ कि सोशल सर्विस इन अ वे कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्होंने रिलेशनशिप है वो किस किस ग्लू से और स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, अपनी लाइफ का रीज़न और मीनिंग ढूंढना है। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, और आप में से जो कोई आना चाहता है
वो आके यहाँ पे शेयर करे। हो सकता है आपकी लाइफ की जर्नी से किसी को कोई सीख मिल जाए। और इसके साथ मैं नियामत से ये भी पूछूंगी कि ये कुछ बताना चाहते थे, वो क्या है? अब हम अपने प्रोग्राम के एंड पे पहुंच गए हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता कि मोहब्बत करो, मोहब्बत बांटते रहो और लोगों से मोहब्बत करो। अगर आपको मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत देना स्टार्ट करें, आपको मिल जाएंगे। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मैं खुद ऐसी हवाई बात नहीं कर। आप अम्मी को मोहब्बत देना स्टार्ट कर दे, अब्बू को देना स्टार्ट कर दे, दोस्तों को देना स्टार्ट कर, कुलीग्स को देना स्टार्ट करें, कब तक आपके साथ लड़ते रहेंगे? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कुछ अरसे के बाद वो भी आपसे मोहब्बत करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।